नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। नरसिंहपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन समेत प्रदेश की 17 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करने का ऐलान किया है और बताया जा रहा है कि मोहन सरकार 24 जनवरी को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक फैसले पर मुहर लगाएगी। इसमें मोहन सरकार अपनी नई आबकारी नीति ला सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 10 दिन पहले ही 13 जनवरी को इस फैसले के संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर अनेक संतों से सुझाव कर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जिन 17 धार्मिक नगरियों में सीएम ने शराबबंदी की घोषणा की है वो नगर भी अब आपको बताते हैं। उनमें उज्जैन, महेश्वर, निवाड़ी, मैहर, सीहोर, इंदौर, दतिया, आगरमालवा, खरगोन, मंदसौर, अमरकंटक, मंडला, मुल्ताई, जबलपुर, चित्रकूट, बरमान और पन्ना शामिल है। इन शहरों में अब पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी और यहाँ शराब की दुकानों पर ताला जड़ जाएगा। आपको बता दें कि साल 2023 में शिवराज सरकार ने अहाते बंद करने का फैसला लिया था और उसके बाद ये मोहन सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। सुनिए 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान करते समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। सीएम के ऐलान के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोहन सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर दी है। इसका समाधान निकल जाएगा क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शराब पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शराब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले गांव-गांव में शराब बनती थी उससे महुए से। ये जो धार्मिक स्थान है इन पर नेता लोग कम ही बोलें तो अच्छा है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं भगवान की, उन पर पुजारियों को ही बोलने दीजिए। ये उस ज़िले से ही बाहर होना चाहिए जिसमें 17 जो जगह का है, उन 17 जिलों में ही शराब न बिके, चाहे देशी चाहे विदेशी। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। प्रदेश में शराबबंदी पर क्यों सियासत छिड़ी हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही है? इसका कितना सियासी लाभ सरकार को मिल सकता है? देखिए, धार्मिक एजेंडा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, हम जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार उनके जो फैसले हैं उसमें देखा जा रहा है। और जो आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकान बंद करने का या शराबबंदी पूर्ण रूप से इन शहरों से करने का, यह ऐलान मुख्यमंत्री का जो है वो बीजेपी के नेता स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ 17 शहर ही क्यों, पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। शराब को लेकर लगातार प्रदेश में कई वर्षों से सियासत होती आई है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछली सरकार में शराबबंदी की मांग की थी और जब सरकार के फैसले हुए थे, अहाते बंद करने के फैसले हुए थे, तब उन्होंने स्वागत किया था। अब जब सरकार ने फैसला लिया है कि 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें हटाई जाएगी, तब भी उमा भारती ने इसका स्वागत किया है। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, 17 शहरों में ही क्यों हो। जो 17 शहर प्रदेश के धार्मिक शहर हैं, उन शहरों में शराब की दुकानें हटाई जाएगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का जो ऐलान है उसमें बार और वहाँ से जो देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की दुकानें हटाने का ऐलान है।
अब ये देखना होगा कि सरकार की जो आबकारी नीति आने वाली है उसमें इन दुकानों की संख्या कम होगी या फिर उनको उस नगरीय सीमा से बाहर किया जाएगा और उस नगर के बाहर करके वहाँ ग्राम पंचायत या फिर अन्य जो संबंधित जो गांव है या वहाँ पर अलग नगर है वहाँ पर इन दुकानों को खोला जाएगा। दुकानों की संख्या को लेकर एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये दुकानें बंद होने के बाद दुकानों की संख्या पर असर पड़ेगा या फिर उन दुकानों को अन्यत्र खोला जाएगा, उस शहर की सीमा से बाहर किया जाएगा। ये शराब नीति आने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन कल महेश्वर में जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर उस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने वाली है और उसके बाद जो 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी मध्य प्रदेश में, उस आबकारी नीति में ये प्रावधान होगा कि इन 17 शहरों में शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, एक तरफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठा रही है, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी? देखिए, शराबबंदी का मुद्दा अक्सर चुनाव के पहले चर्चाओं में रहता है। जब भी विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसके पहले चर्चा में रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह अभी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई चुनाव की संभावनाएं नहीं है, उसके पहले ये ऐलान करके एक मुद्दा जरूर दे दिया है पक्ष को भी और विपक्ष को भी कि इस मुद्दे पर जो है जमकर सियासत भी होगी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आएंगे 28 में, तब इस पर जो है पूर्ण शराबबंदी की मांग या इस तरह की मांग उठने लगेगी। हालांकि सरकार को तब तक रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए कोई विकल्प पे जाना होगा यदि शराब इस बंदी के एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ती है तो, क्योंकि एक बड़ा आय का स्रोत सरकार का जो है शराब के जरिए आता है और यदि सरकार के पास कोई आय का स्रोत, उतनी आय का स्रोत मिल जाए तो सरकार इस पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार के पास आय के स्रोतों का विकल्प नहीं है। ऐसे में पूर्ण शराबबंदी की तरफ सरकार आगे न बढ़ के धार्मिक महत्व के इन शहरों में शराबबंदी की घोषणा करके सरकार ने ये तो जरूर इच्छा जाहिर कर दी है कि सरकार का जो ये मन है वो धार्मिक एजेंडे के तरफ है। और दूसरी तरफ सरकार यदि पूर्ण इच्छा जाहिर करती है आने वाले चुनाव के पहले, तो फिर सरकार को एक विकल्प जो है खोजना पड़ेगा कि इस आय का स्रोत क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर खर्चे इतने हैं। जो अन्य योजनाएं हैं उसका खर्च, लाडली बहना का एक बहुत बड़ा जो है हर महीने का खर्च है। तो इन तमाम बजट का प्रावधान जो सरकार को करने के लिए कोई ना कोई ऐसे वैकल्पिक माध्यम निकालने पड़ेंगे आय के, तब जाकर ही शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी जो घोषणा है ये निश्चित तौर पर सरकार के धार्मिक एजेंडे को दिखाती है। जी विवेक, तो देखते हैं कि बीजेपी को इससे सियासी लाभ होता है या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ अभिभावकों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। फिटजी एक जानी मानी कोचिंग संस्थान है और पूरे भारत में लगभग 70 से अधिक इसके ब्रांचेस भी हैं। भोपाल सेंटर में लगभग 700 बच्चे पढ़ रहे थे और दिसंबर के पहले हफ्ते में इन बच्चों को सूचना मिली कि ये कोचिंग अब बंद हो चुकी है। इसके बाद संस्थान ने पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देने की बात भी कही, जो कि शुरू नहीं हुई। इसी बीच भोपाल सेंटर के संचालक ने पेरेंट्स को लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको हम पैसे नहीं दे सकते। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप दिल्ली जाकर अपने पैसे ले लीजिए। बता दें कि फिटजी में एक बच्चे की फीस लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है और कुल मिला के 12 से 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड फिटजी ने किया है। फिलहाल अभिभावकों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। अभी हमको पुलिस से और प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि भैया हमारे सारे अभिभावकों की फ़ीस उनको रिफ़ंड की जाए, जिससे कि क्योंकि हम पे बहुत प्रेशर है कि आज हम बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे। उन्होंने हमें एक लेटर भी जारी किया है कि जो भी बात करनी है वो भोपाल सेंटर में ना बात करके आप दिल्ली सेंटर में बात करें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फीस रिफ़ंड होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब हमको पहले आश्वासन दिए, सब किया और हमने उनका मतलब फ़ीस भरते गए, सब हुआ, लेकिन अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इस तरह से कुछ भी नहीं होगा तो फिर आगे और भी कोचिंग सेंटर्स हैं, इतने पेरेंट्स, हर जन डरेगा ना अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाने से पहले। पेरेंट्स लगातार आ रहे हैं अगली कार्रवाई के लिए, तो हम लोगों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है ईमेल के द्वारा और अभी जल्दी हम एक टीम रवाना करेंगे दिल्ली।
उस पर जाहिर तौर पर कोचिंग सेंटर की मनमानी देखी जा सकती है। अब सियासी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में अंबेडकर के बाद अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी सियासत गर्मा गई है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को नेताजी कभी रास नहीं आए थे। बीजेपी ने हमेशा देशभक्तों का सम्मान किया है। नेताजी ने अंग्रेजों की नौकरी को ठुकराया था और ये देशभक्ति का बड़ा प्रमाण है। उनके मुंह पे तमाचा भी है। वहीं सीएम के इस बयान के बाद अब कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग आजादी की लड़ाई के बारे में कुछ ना कहें तो अच्छा होगा। अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परीक्षा में हम पास भी हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे। ये उनके मुंह पे तमाचा भी था और ये देशभक्ति का बड़ा प्रमाण था। बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं को वो रास नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर आज़ाद हिंद फौज की न केवल स्थापना की बल्कि स्वतंत्र सरकार बना करके अंग्रेजों को उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती देते हुए कई देशों से उनकी सरकार की मान्यता भी मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो उनके बारे में बात करने का वो नहीं है। ये तो आज़ाद हिंद फौज में जो सैनिक गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ गवाही दी है, अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या आज़ादी के आंदोलन के समय के किसी भी नेता के बारे में न बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एक्सपोज हो गए। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन घर में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया है। 1 घंटे तक तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। चिड़ियाघर ले जाकर तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन घर में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को पिंजरे में डाला गया और 1 घंटे तक तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और तेंदुए को अब चिड़ियाघर ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तो इंदौर की छतों में ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखा और साफ तौर पर वन विभाग की बड़ी लापरवाही इसमें देखी जा रही है। लगभग 1 घंटे तक तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वन विभाग वहां पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और अब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तेंदुए को भेजा गया है, जहां पर तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इंदौर के देवगढ़िया में जो तेंदुआ घुसा था उसका रेस्क्यू कर लिया गया और अब आप देख सकते हैं कि उस तेंदुए को बाहर निकाला जा रहा है। देवगढ़िया इलाके के मानसरोवर में जो तेंदुआ है ये घुसा था और उसके बाद अब तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर बाहर लाया जा रहा है और तेंदुए का सफल रेस्क्यू जो है यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। बेहोशी की हालत में यह तेंदुआ है और अब इसे पिंजरे में डाला जा रहा है। जो यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा ये पूरा ऑपरेशन जो है पिछले लगभग 1 घंटे से चलाया जा रहा था और पिछले 1 घंटे से ऑपरेशन लगातार जारी था, जिसके बाद अब इस तेंदुए को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है और पूरी तरह से रेस्क्यू करने के बाद इस तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया गया है। पिंजरे में डालने के बाद अब इसे यहाँ से जो है उपचार के लिए ले जाया जाएगा, वहाँ पर इसकी स्थिति पर नज़र रखी जाएगी और उसके बाद इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तेंदुआ जो है घायल भी हुआ था, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए 2 इंजेक्शन जो है वो दिए गए थे और उसके बाद अब यहाँ पर तेंदुए का जो पूरा रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब जो है यहाँ पर जो टीम है वो उसे लेकर के रवाना हो रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की कवायद लगातार जारी है और इसी कड़ी में नीमच पुलिस ने करीब 8,600 करोड़ के 1 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट किया है। करीब 456 मामलों में 10 तरह के नशीले पदार्थ पुलिस ने उज्जैन संभाग के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, शाजापुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से जब्त किए थे और इन्हीं नशीले पदार्थों को पुलिस ने अब नष्ट किया है। पूरा मेरे उज्जैन संभाग के 7 जिलों के जो सीज्ड ड्रग्स है हमारे पास, उसका आज यहाँ पर जेके फैक्ट्री का ब्रॉयलर में ड्रग्स डिस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे कुल प्रकरण 456 प्रकरण है। अफीम भी 93 प्रकरण 189 किलो के आसपास का नष्टीकरण किया जा रहा है।
सागर के बलिराम, ये नाम शायद आपको याद होगा, लेकिन आज इन्होंने खुद के शरीर को दान कर दिया किसी को नई जिंदगी देने के लिए। सड़क हादसे में ब्रेन डेड होने से इनकी मौत हुई थी और फिर परिजनों ने जो फैसला लिया वो आज करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मरने के बाद भी कैसे जिंदा रहा जाए, ये मिसाल पेश की है सागर के रहने वाले 61 साल के बलिराम ने। 21 जनवरी को जब जबलपुर में सड़क हादसे में बलिराम घायल हो गए थे, इलाज के दौरान उनकी ब्रेन डेड होने से मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी बलिराम के दूसरे अंग काम कर रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने उनके अंग को दान करने की बात कही। ये एक्सीडेंट हुआ था तो सिर में चोट ज़्यादा आ गई थी, तो सिर में खून जम गया था, एक्सपायर हो गए। डॉक्टरों ने सलाह ली थी कि करना हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बातचीत, परिवार वालों से बातचीत करके, घर वालों का परिणय था, कर दिया जाए तो हम लोगों ने कर दिया। बलिराम के परिजनों के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जमीन से आसमान तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया और हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भोपाल और इंदौर भेजा गया। पर चूंकि रात में मरीज की थोड़ा कंडीशन ख़राब हुई और उसका यूरिन आउटपुट आना बंद हो गया, तो हम किडनी यूज़ नहीं कर पाए। आज सुबह ऑपरेशन करके एक लीवर चोइथराम भेज दिया गया है और हार्ट को भोपाल एम्स भेजा गया है। हालांकि मृतक बलिराम के अंगों को समय पर सेफ और तेजी से दोनों शहरों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बलिराम का दिल भोपाल और लीवर इंदौर जाना था, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जो हेलीकॉप्टर है उससे हार्ट को ले जाना पड़ेगा। दूसरा जो लिवर ट्रांसप्लांट होना है वो चोइथराम इंदौर में, उसके लिए एयर एम्बुलेंस आई हुई है और एयर एम्बुलेंस के द्वारा उसको ले जाया जाएगा एयरपोर्ट से इंदौर। ब्रेन डेड के बाद दान किए गए अंगों से जहां 2 लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी, वहीं बलिराम और उनके परिवार से पूरे समाज को जीवन देने की ये कोशिश हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन रही है। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 जबलपुर। भोपाल के विधि विज्ञान प्रयोगशाला का एक वैज्ञानिक पिछले 4 दिन से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। अब वो उज्जैन पहुंच गए हैं और बुधवार रात वैज्ञानिक की गुमशुदगी कोलार थाने में दर्ज होने के बाद उनकी तलाश में पुलिस की एक टीम दिल्ली से वापस लौट आई है। दरअसल पंकज मोहन साइंस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक है और कोलार इलाके में रहते हैं। 18 जनवरी को वो अपने घर से एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने के लिए बोलकर निकले थे और वहां से लापता हो गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए हमर बानी हमर कोच। नमस्कार।